वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करने वाले हैं एलिस इन द बॉर्डरलैंड एपिसोड 2 की। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारी नई लीड कैरेक्टर यूसागी से। यूसागी एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर होती है जो अपने पिता के साथ रॉक क्लाइंबिंग की प्रैक्टिस कर रही होती है। ये उसके जीवन के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। अचानक सीन शिफ्ट होता है और यूसागी अपने फादर को याद करते हुए उदास हो जाती है। इसी दौरान हम देखते हैं कि कैसे लेजर बीम्स की कई लोगों को बेरहमी से मारे जा रही हैं। यहाँ हम एक चीज नोटिस करते हैं, यूसागी के हाथ में भी एक प्लेइंग कार्ड होता है, जिसका सीधा सा मतलब कि वो भी पहले एक गेम खेल चुकी है। अब सीन शिफ्ट होता है अगली सुबह पर और हम देखते हैं कि सारा सिटी खाली पड़ी है। जहां आरिसु एक कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या वाहन काम नहीं करता। तभी आरिसु देखता है कि कार की साइड सीट पर सड़ी हुई सब्जियां रखी हैं। लेकिन कंफ्यूजन की बात यह होती है कि आरिसु को इस दुनिया में आए हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ है, फिर सब्जियां इतनी खराब कैसे हो सकती हैं? सभी लोग फिलहाल एक होटल में रुके हुए होते हैं। आरिसु छोटे से इस वर्ल्ड के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन छोटे को भी इस बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक शॉपिंग मॉल पर, जहां शिबुकी और करुबे खाने पीने का सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं। अब चारों प्लेयर्स आरिसु, करुबे, छोटे और शिबुकी मिलकर खाना खाते हैं, जैसे कि वे कई दिनों से भूखे हों। यहीं पर शिबुकी सबसे पूछती है कि जब तुम लोग इस दुनिया में आए तब तुम क्या कर रहे थे। यहाँ से हमें एपिसोड 1 का एक रीकैप मिलता है, जहाँ ये लोग पुलिस से बचने के लिए पब्लिक वॉशरूम में छिपे होते हैं। जब करुबे शिबुकी से यही सवाल पूछता है तो शिबुकी झूठ बोलती है कि वो अपनी कंपनी में काम कर रही थी, तभी अचानक सब लोग गायब हो गए। इसके बाद आरिसु इस दुनिया के बारे में सवाल उठाता है। शिबुकी बताती है कि उसकी कंपनी में लोग वर्चुअल वर्ल्ड के बारे में बातें कर रहे थे, लेकिन आरिसु इस थ्योरी पर यकीन नहीं होता, क्योंकि अगर ये वर्चुअल वर्ल्ड होता तो छोटे को इतना दर्द ना होता। यहीं से आरिसु को यकीन हो जाता है कि इस पूरी दुनिया और इन गेम्स को कोई एक मास्टरमाइंड कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कौन, ये अभी नहीं पता था। अब सीन फिर से शिफ्ट होता है, जहां आरिसु और करुबे बाहर जाते हैं। यहीं पर दोनों को लगता है कि छोटे को एक डॉक्टर की जरूरत है। करुबे बोलता है कि उन्हें एक और गेम खेलना चाहिए, क्योंकि हो सकता है गेम में कोई डॉक्टर मिल जाए। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद आरिसु मान जाता है, ये सोचकर कि शायद गेम में उन्हें कोई पैटर्न मिल जाए और ये गेम सिर्फ आरिसु और करुबे ही खेलेंगे। दूसरी ओर शिबुकी छोटे की फर्स्ट एड करती है। सीन रात पर शिफ्ट होता है, जहां पूरे टोक्यो सिटी में कई जगह गेम्स शुरू हो जाते हैं। हमारी गेम लोकेशन होती है एक 7 मंजिला इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग। इस गेम में टोटल 13 प्लेयर्स हिस्सा लेते हैं और इन्हीं में शामिल होती है हमारी लीड प्लेयर यूसागी। यहीं पर आरिसु और करुबे इस गेम में एंट्री करते हैं। पहली बार गेम खेल रहा होता है, आरिसु से पूछता है, लेकिन करुबे आरिसु को रोक देता है। तभी गेम स्टार्ट होते हैं, जिसका नाम है टैग, जिसमें इन्हें हुक्म का पंजा जीतना है। प्लेयर्स को ये गेम खेलने के लिए सिर्फ 20 मिनट ही मिलते हैं। अगर टाइम खत्म तो सारी की सारी बिल्डिंग ब्लास्ट हो जाएगी। रूल सिंपल है, एक हंटर होगा, प्लेयर्स को हंटर से बचते हुए सेफ जोन ढूंढना होगा। तभी एक ब्रोकर सामने आता है और आरिसु को बताता है, कार्ड का नंबर जितना बड़ा होगा गेम उतना ही मुश्किल है, और कार्ड का सिंबल बताता है गेम कैसी होगी, जैसे हुक्म का पंजा, मतलब फिजिकल प्लस टीम वर्क। गेम शुरू होते ही सभी प्लेयर्स सेफ जोन ढूंढने लगते हैं। तभी हमें भारी कदमों की आवाज सुनाई देती है। यहाँ एंट्री होती है हंटर की, जिसने हॉर्स मास्क पहना है और हाथ में मशीन गन पकड़ी है। हंटर सामने आने वाले हर इंसान को बेरहमी से एक दर्दनाक मौत मार देता है। आरिसु और करुबे की स्ट्रैटेजी होती है ऐसा दरवाजा ढूंढना जो लॉक्ड ना हो। तभी हंटर उन पर भी हमला करता है, लेकिन ये लोग किसी तरह बच निकलते हैं और भागते हुए एक जगह छिप जाते हैं।
कुछ समय बाद अनाउंसमेंट होती है कि अब सिर्फ 7 प्लेयर जिंदा हैं और यहीं पर हमारी मुलाकात होती है एक नए कैरेक्टर से जिसका नाम है शिंतारो चिचिया। यहाँ हम इसे शिंतारो बुलाएंगे। उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर ही साफ पता चल जाता है कि ये एक एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है जो गोलियों से अंधाधुंध फायरिंग कर रहा होता है। तभी आरिसु और शिंतारो दोनों को एक अजीब सी बात नोटिस होती है। यहीं से इन्हें क्लू मिल जाता है, शायद यही असली सेफ जोन हो सकता है। इसी बीच करूबे और एक बॉडी बिल्डर प्लेयर हंटर का ध्यान भटकाते हैं ताकि आरिसु उस एरिया को चेक कर सके। थोड़ी ही देर में शिंतारो भी वहां पहुंच जाता है। जब करूबे एक हंटर को मारने की कोशिश करता है तभी हमें पता चलता है कि उस हंटर के पास एक तलवार भी होती है जो सीधा जाकर करूबे के पेट में लग जाती है और उसे घायल कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है आरिसु पर। जैसे ही आरिसु उस दरवाजे को खोलता है और जब अंदर जाते हैं, यहीं पर कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। उस कमरे के अंदर पहले से ही एक और हंटर छुपा हुआ था जो अचानक ताबड़तोड़ गोलियां चलाने लगता है। शिंतारो बाहर ही रह जाता है लेकिन आरिसु सेफ जोन के अंदर लॉक हो जाता है। बाहर खड़ा हंटर लगातार दरवाजे पर फायरिंग करता रहता है और तभी आरिसु गैलरी में से अनाउंस करता है, हमें सेफ जोन मिल गया है, अपार्टमेंट नंबर 406। लेकिन इस गेम को खत्म करने के लिए मुझे एक और प्लेयर्स चाहिए। ये सुनते ही युसागी अपने रॉक क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे अपार्टमेंट नंबर 406 की तरफ चढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन तभी वो हंटर दरवाजे का लॉक तोड़ देता है और आरिसु पूरी तरह से फंस जाता है। वो किसी तरह अपनी जान बचाते हुए हंटर से बच रहा होता है। शिंतारो चुपके से उसे एक इलेक्ट्रिक स्टन डिवाइस देता है। युसागी उसी डिवाइस से हंटर को जोर का झटका देती है। इसी मौके का फायदा उठाकर आरिसु और युसागी दोनों रेड बटन दबाते हैं और आखिरकार गेम यहीं एंड हो जाता है। यहीं पर सबसे बड़ा खुलासा होता है, जो 2 हंटर्स थे वो भी असल में इसी गेम के प्लेयर्स थे। अब क्योंकि आरिसु और उसकी टीम जीत चुकी होती है तो उन दोनों हंटर्स की एक दर्दनाक मौत हमें दिखाई जाती है। अगला एपिसोड इसी चैनल पर जल्द अपलोड हो जाएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।